getting so much credible content from credible faculties, and big thanks to Sleepy Classes. I joined Sleepy for the optional. Sleepy classes का I started with sociology optional. मुझे स्लीपी क्लासेस का ये अच्छा लगता था। स्लीपी क्लासेस की जो वीडियोस हैं एंड टू एंड पूरी प्लेलिस्ट मैंने बिंज वॉच करी है। So I use the Sleepy Classes free marathon which is available on YouTube. When I started preparing, my initial contact with the subject was through Sleepy Classes lecture on YouTube only. मैंने सिर्फ स्लीपी क्लासेस फॉलो किया है ऑप्शनल के लिए और कुछ मटेरियल नहीं। मैं तो फुल थैंक करता हूँ स्लीपी क्लासेस के नोट्स का। I had referred to Sleepy Classes, that is Shekhar sir's videos on sociology. स्लीपी क्लासेस का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि Sleepy Classes Sleepy Classes. Sleepy Classes. स्लीपी क्लासेस Sleepy Classes. Sleepy स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस Sleepy Classes. Sleepy Classes मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। Sleepy Classes स्लीपी क्लासेस I completely relied on your channel. स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। Sleepy classes. Sleepy classes. Sleepy Classes is one of those मतलब institutions जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। Namaskar, hello. My name is Vanaj Vidyan and this year I have secured All India Rank 278 in UPSC Civil Services Examination 2025. और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे अपनी ब्रॉड स्ट्रैटेजी, मेरे कुछ टिप्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जैसे कि माय जर्नी विद इन द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, माय जर्नी एज द नेशनल यूथ आइकन ऑफ इंडिया और मेरी लॉ ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी। अगर अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताऊं तो माय फादर इज़ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही वो काम करते हैं। प्रेजेंटली इंश्योरेंस कमिश्नर एट ESIC। तो बचपन से ही कई जगह पर मैं रहा, पैदा हुआ मनाली हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद एजुकेशन थोड़ी बहुत केरला में हुई, कुछ करनाल में हुई, दिल्ली में हुई, बरेली से मेरी 10th और 12th हुई। उसके बाद क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आई वेंट टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, जहाँ से मैंने 5 years अपना लॉ पढ़ा। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट देना स्टार्ट किया और साथ में आई एनरोल्ड इन LLM जो मास्टर्स ऑफ लॉ का प्रोग्राम होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। साथ साथ अटेम्प्ट देता रहा। मेरी LLM ख़त्म होने के साथ साथ थैंकफुली मेरा ये एग्ज़ाम भी इस साल क्लियर हो गया। बट वो क्लियर होने के पहले मैंने PhD में भी एनरोलमेंट ले लिया था विद नेट JRF। तो PhD इन लॉ वॉज गोइंग ऑन एट द पॉइंट व्हेन माई एग्जामिनेशन रिसेंटली गॉट क्लियर्ड। तो दैट इज़ अबाउट माई एजुकेशनल जर्नी, जो मेरा पूरी तरह से एक लॉ का बैकग्राउंड रहा। स्कूलिंग की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब्स रहे और फादर के साथ उनका ट्रांसफ़र किसी भी समय हो जाता था, तो मिडिल ऑफ द सेशन भी कई बार मुझे स्कूल इधर से उधर छोड़ना पड़ता था। एंड आई थिंक उससे मैंने सबसे ज़्यादा ये सीखा कि पहले ही से डिसएडवांटेज लगता है कि आपके दोस्त नहीं बन पाते। मिडिल ऑफ द सेशन आपको कई बार स्कूल बुक्स चेंज हो जाती थी छोटी क्लासेस में, तो फ्रेंड्स नहीं रहते थे। बट स्लोली व्हेन आई लुक बैक एट इट, आई थिंक आपकी अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस की क्वालिटी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ती है। दूसरा, आप अपने देश को भी बहुत ज़्यादा समझते हैं क्योंकि हिमाचल और केरला और करनाल की पद्धति में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट थर्डली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक आप समझते हैं कि इस देश में हर जगह पर एक सर्विसेज को लेकर जो रिस्पेक्ट है वो रहती है। और दूसरा, आप ये भी देखते हैं कि लाइफ इज़ वेरी ब्रॉड, यू गेट अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ एंड हाउ थिंग्स शुड गो ऑन। सो दैट इज़ लाइक अबाउट माई स्कूलिंग। एंड इन 10th घर पर मेरे काफ़ी प्रेशर के बाद भी मैंने ह्यूमैनिटीज़ चूज़ किया था इंस्टेड ऑफ टेकिंग PCM और व्हाट वाज द यूजुअल ट्रेंड एटलीस्ट बैक इन 2016। तो आई टुक ह्यूमैनिटीज़ और उसके साथ आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए थे। एंड देन आई फेल्ट इट वॉज अ नेचुरल अलाइनमेंट विद लॉ ऑल्सो। एंड आई टॉक अ लिटिल बिट इन डिटेल अबाउट माई लॉ इन द लाइक फ्यूचर कोर्स ऑफ दिस वीडियो। और अगर मैं अपनी सिविल सर्विसेज जर्नी की बात करूँ तो दिस वॉज माई 3rd अटैम्प्ट। ये मेरा 3रा अटैम्प्ट था। पहले अटैम्प्ट में जो मैंने कॉलेज के साथ अपने फाइनल सेमेस्टर में दिया था, आई कुड क्लियर द प्रीलिम्स 2023 में, और उसके बाद मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ। मेरे को उस वक्त डेंगू भी हो गया था मेंस के 1 महीने पहले, बट उस वजह से प्रिपरेशन अफेक्ट हुई थी एंड आई हैड नॉट रिटन अ वेरी गुड मेंस। सेकेंड अटैम्प्ट में व्हेन आई वाज द मोस्ट प्रिपेयर्ड, तो मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया। सेकेंड अटैम्प्ट में व्हेन आई वाज द मोस्ट प्रिपेयर्ड, तो मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस तक जाने के बाद सेकेंड में जब प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो वो एक बहुत ही सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स था एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। और क्वेश्चन भी कर रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज ऑल माई फ्रेंड्स वर डूइंग वेरी वेल इन द लिटिगेशन सर्कल्स एंड कॉर्पोरेट लॉ में दे वर अर्निंग रियली वेल। बट मैंने सोचा हुआ था, एंड आई वुड सजेस्ट एवरी एस्पिरेंट टू ऑल्सो हैव दिस, दैट यू शुड ऑलवेज हैव अ फाइनल कट ऑफ ऑफ अटेम्प्ट्स, कि इस इतने अटेम्प्ट्स देने के बाद आप कम से कम फुल टाइम बिना वर्क किए या बिना और कुछ किए एग्जाम नहीं देंगे, बिकॉज दिस एग्जाम इज अ वेरी बिग ब्लैक होल एंड द रीजन दैट पीपल क्लियर इज नॉट ओनली प्रिपरेशन। जो लोग क्लियर करते हैं उसके साथ बहुत सारा लक का भी और इन सारे तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो ऑलवेज कीप अ कट ऑफ फॉर योर सेल्फ एंड दैट रियली हेल्प मी, बिकॉज मैंने अपने लिए 3 अटेम्प्ट्स का कट ऑफ सेट किया हुआ था।
और बिकॉज दिस वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट सो आई वॉज श्योर कि अगर ये वाला एग्जाम क्लियर नहीं होगा देन आई वुड मोस्ट लाइकली नॉट बी सिटिंग इन अनदर अटेम्प्ट एंड दैट रियली हेल्प माई मेंटल हेल्थ ऑल्सो आई न्यू कि दिस जर्नी हैज अ फाइनाइट एंड so this was my third attempt and I think I'll also discuss a little bit in detail in the future about what changed between my first attempt and my third attempt but basically मुझे लगता है कि तीसरा attempt आते आते मुझे एग्जाम समझ आने लगा और आप समझने लगते हैं कि the examiner they don't just want you to answer the paper, they want you to solve the paper and that is especially true for the prelims जहाँ पर पेपर आपके नॉलेज से कहीं ज़्यादा आपका एप्टीट्यूड आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी समझता है टॉपर्स कई बार आपको PYQ एनालिसिस के लिए बोलते होंगे आई वुड नॉट यूज दैट फैंसी वर्ड बट आई वुड से इज कि इट्स बेसिकली अंडरस्टैंडिंग व्हाट द एग्जामिनर वांट्स और अगर आप वो समझ आते हैं तो प्रीलिम्स जो लोग कहते हैं कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो बार बार करते रहते हो इज बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द सर्विसेज like what UPSC actually looks for in a candidate and it's not just your ability to gather information, it's also your ability to process that information and then make a decision based on that in a short span of 2 hours that you get into the prelims. So that is I think the biggest change और साथ साथ मेंस में भी ये हेल्प करता है क्योंकि आप समझ जाते हो अच्छा ये क्वेश्चंस आ सकते हैं इस साल ये इंपॉर्टेंट हो सकता है तो these things really help. मैं अगर अपने वर्क एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आई वॉज अ स्ट्रॉन्च बिलीवर कि जब तक मेरे 3 अटेम्प्ट्स हैं तब तक मैं वर्क एक्सपीरियंस नहीं करूंगा एंड दिस एग्जाम डिजर्व्स इट्स रिस्पेक्ट. आई एम नॉट सेइंग दिस इज द करेक्ट वे बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से ये एडवाइस जरूर होगा कि आप कम से कम पहले 2 अटेम्प्ट्स में वर्क एक्सपीरियंस ना करें. मुझे लगता है कि ये एग्जाम एक रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, एक टाइम डिजर्व करता है और जो आप पहला प्रॉपर अटेम्प्ट दे रहे हैं कम से कम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं हो सकता है वो सक्सेसफुल ना हो सकता है उसमें जब आप पहली बार मेंस देंगे तो आपको लगेगा कि ये चीजें मैं बेटर कर सकता था कर सकती थी. तो इसलिए मैं मानता हूं कि 2 अटेम्प्ट्स कम से कम आपको फुल टाइम देने चाहिए. ये बहुत सारे लोग हैं जो इसको नहीं फॉलो करते और उनका एग्जाम क्लियर होता है. दिस इज व्हाट माय पर्सनल बिलीफ इज, यू कैन डू व्हाट वर्क्स फॉर यू. तो दैट इज व्हाट चेंज्ड फॉर मी इन माय थर्ड अटेम्प्ट. वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज कि बहुत लोग पूछते हैं कि कितना समय देना चाहिए इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में, कितने टाइम में नोट्स प्रिपेयर होते हैं, इतनी बुक्स हैं, क्या हम 3 साल तक पढ़ते ही रहें. मैं इस बात में स्ट्रिक्टली मानता हूं और अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं कि अगर आप फुल टाइम इस एग्जाम को दे रहे हैं और आप साथ में और कुछ नहीं कर रहे हैं तो 8 महीने के अंदर आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब याद हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो नोट्स बनाने होते हैं वो आप 8 मंथ्स के अंदर अपने GS के एंड कुछ हद तक ऑप्शनल के कंप्लीटली कर सकते हैं. So 8 months of dedicated preparation is enough. और मैं आपको बता दूं फर्स्ट अटेम्प्ट में ये काम करना सबसे आसान है क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो सब कुछ नया नया लगता है. जो बर्नआउट की फीलिंग होती है, टायर्डनेस की, एग्जॉशन की फीलिंग्स और ये सब बात की चीजें ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होती हैं. सो दैट इज वाई इफ यू आर विद इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट राइट नाउ तो रियली बिलीव कि 8 महीने में आप अपना पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं. मेरे फ्रेंड्स ने किया है, मैंने खुद भी किया है. सो दैट इज व्हाट माई बिगेस्ट एडवाइस वुड बी फॉर यू. एंड इफ आई टॉक अबाउट द वर्क एक्सपीरियंस पार्ट, मैंने क्योंकि खुद को 3 अटेम्प्ट्स दिए थे फाइनल, इसलिए मैंने ये सोचा था मैं साथ में और कुछ नहीं करूंगा. आई एनरोल्ड इन माई मास्टर्स इन लॉ इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन बिकॉज उससे मुझे दोस्ती मिली, मुझे मेरी मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प मिला और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं लॉ से, जो सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है, उससे हमेशा एक तरह से कनेक्टेड रहा था. प्रिपरेशन में जब आप बीच में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो काफ़ी लो फेजेस आते हैं बट इफ़ यू आर एनरोल्ड इन सम एजुकेशनल प्रोग्राम दैट डज नॉट वर्क, दैट डज नॉट अफेक्ट इट. हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप वर्क एक्सपीरियंस करते हैं तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. यू ऑल्सो अर्न, आपको पैसे भी मिलते हैं तो वो फैक्टर बिल्कुल अलग तरह से मैटर करता है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं ये मानता हूँ कि वर्क में कहीं भी आप जाएंगे 9 to 5 मिनिमम आपका समय जाता है तो पढ़ने में हो सकता है समय कम हो. मैं अगर अपनी बात करूँ, क्योंकि मैंने खुद को 3 अटेम्प्ट्स दिए थे और जब मेरे थर्ड अटेम्प्ट यानी इस अटेम्प्ट में मेंस हो गया उसके बाद मुझे ये पता था कि अब या तो इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, या तो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा. तो इसलिए मेंस के तुरंत बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया. सो इनिशियली आई स्टार्टेड वर्किंग एट द सुप्रीम कोर्ट. जुडिशियल क्लर्कशिप का हमारे यहाँ एक एग्जाम होता है जहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट के एक जज के साथ काम करते हैं. तो दैट इज व्हाट आई डिड एट द सुप्रीम कोर्ट. और मैंने करीब 3 महीने वो काम किया और उसके बाद तब मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर आया. सो आई हैड टू टेक अ लीव फ्रॉम देयर. आई अपीयर्ड फॉर माई इंटरव्यू जिसके लिए मुझे सिर्फ 10 दिन का टाइम मिला था. थैंकफुली दैट डिड नॉट अफेक्ट माई इंटरव्यू मार्क्स मच और मुझे 210 मार्क्स मिले जो काफ़ी अच्छे मार्क्स माने जाएंगे. और उसके बाद जैसे ही मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ अराउंड 15-20 डेज के ब्रेक के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एट द सुप्रीम कोर्ट एज एन एडवोकेट एंड दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस की एंड आई कंटिन्यू डूइंग दैट इवन आफ्टर माई रिजल्ट्स. और ये एक गर्व की बात है कि जिस वक्त रिजल्ट आया उस 6 मार्च का दिन था, उस समय मैं एक्चुअली एक कोर्ट रूम के अंदर बैठा था और 10 मिनट में मेरा मैटर भी लगने वाला था. तो कोर्ट के अंदर ही था जब मेरा रिजल्ट आया था
एंड आई इनफैक्ट लोग सोचते हैं कि सिलेक्शन के बाद मैंने छोड़ दिया, बट अराउंड 1 महीने तक मैं सिलेक्शन के बाद भी कोड ज़्यादा रहा था बिकॉज आई रियली लव डूइंग व्हाट आई डिड. सो दैट इज़ अबाउट माई जर्नी. और ब्रॉडली यही रहा मेरा 3 अटेम्प्ट्स का सफ़र. तो उसके बाद अगर मैं अपनी ब्रॉड स्ट्रैटेजी की बात करूँ, अपने रिसोर्सेज की बात करूँ, देखिए ओवरऑल तो रिसोर्सेज सबके सेम ही रहते हैं इस एग्जामिनेशन में, और जो ट्रूथ सबके हैं वो ट्रूथ सबके हैं. फिर भी मैं एक बार अपने रिसोर्सेज आपको ब्रॉडली बता देता हूँ, कुछ बहुत स्पेशल नहीं था. पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी. मैंने पॉलिटी के लिए लेक्चर्स नहीं लिए अलग से क्योंकि मेरा लॉ बैकग्राउंड था, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी फेमिलियर था, इसलिए मैंने वहाँ पर अपना समय बचाया. बट इफ़ यू फील दैट इज नेसेसरी यू कैन गो फॉर इट. ज्योग्राफी के लिए सुदर्शन गुर्जर सर फ्रॉम अन अकेडमी, मैंने उनसे ऑनलाइन लेक्चर्स लिए. मैं एक और चीज़ ये यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ कि क्योंकि मैं कॉलेज के साथ पढ़ाई कर रहा था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम, और मेरा एग्ज़ाम मैं इनफैक्ट अपने 8वें सेमेस्टर में था, तो 1.5 साल बचे हुए थे मेरे एग्जाम्स खत्म होने में, कॉलेज खत्म होने में और पहला एग्जाम आने में. सो आई एनरोल्ड इन एन ऑनलाइन कोचिंग. तो मैंने सुदर्शन सर से पढ़ाई की, मैंने मृणाल सर से इकोनॉमिक्स पढ़ा, प्रतीक नायक सर से आई स्टडीड हिस्ट्री. और इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए ज्योग्राफी में मैंने सिर्फ जो 11th की एनसीईआरटी है वो एक्स्ट्रा पढ़ी थी, जैसे जैसे सर ने बताया. मृणाल सर के तो मैंने केवल नोट्स पर रिलाई किया. आई हैव नॉट डन ऑलमोस्ट एनीथिंग एल्स फॉर इकोनॉमिक्स अदर देन न्यूज़पेपर रीडिंग. और उसके अलावा पॉलिटी में मैंने जैसे बताया लक्ष्मीकांत पढ़ी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी जो सभी पढ़ते हैं, एंशिएंट मिडिवल के लिए मैंने प्रतीक नायक सर के नोट्स पढ़े. मैंने और कोई बुक इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए रेफर नहीं की. कभी कभी लूसेंट जो बुक आती है वो भी मैंने पढ़ी थी जब टाइम बहुत कम होता था प्रीलिम्स में, देन समटाइम्स आई यूज्ड टू रेफर टू इट. साइंस एंड टेक के लिए हिमा बिंदु मैम के लेक्चर्स थे, आई फॉलोड देम. एनवायरनमेंट के लिए भी मैंने सुदर्शन सर के लेक्चर्स किए. ऑल्दो आई थिंक कि जिस तरह का पेपर आ रहा है तो हमारे पास कोई वन रिसोर्स नहीं है, सो उसके लिए आप कुछ और भी देख सकते हैं. एंड एज फार एज एथिक्स गोज तो पीयूष सर के लेक्चर्स, दिस आई डिड इट इन 3rd अटेम्प्ट. पहले मैंने कुछ और पढ़ा था बट उससे मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए, तो दिस टाइम आई डिड पीयूष सर्स बुक्स, पीयूष सर्स नोट्स, और उससे करीब मेरे मार्क्स 15 मार्क्स भी नहीं 20 मार्क्स मेरे इंक्रीज हुए एथिक्स में. सो दैट वाज व्हाट हैपेंड. विथ रिस्पेक्ट टू लॉ ऑप्शनल मैं उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि मैंने लॉ ऑप्शनल के लिए क्या क्या किया, बट दैट इज अबाउट इट फॉर व्हाट आई डिड फॉर माय रिसोर्सेज. अगर आप प्रिपरेशन के बिल्कुल स्टार्टिंग फेज पर हैं और आप जानना चाहते हैं कि बिल्कुल पहले क्या करें, तो अगर आपके पास समय है, देखिए अगर आप 2027 दे रहे हैं तो अब आपके पास ये करने का समय नहीं है. बट इफ यू आर राइटिंग 2028 और एनी सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट, देन व्हाट यू कैन डू इज कि सबसे पहले तो आप पहले 10-15 दिन आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप बस पहले 10-15 दिन यूट्यूब खोलें और डाल दें यूपीएससी, और जितने वीडियोस आ रहे हैं, नॉट एंटरटेनिंग वीडियोस, जितने एजुकेशनल वीडियोस आ रहे हैं उन सबको आप देखना शुरू कर दीजिए. किसी वीडियो में कोई टॉपर कुछ बोल रहे होंगे, किसी में कोई मॉक इंटरव्यू होगा, किसी में किसी की स्ट्रैटेजी वीडियो होगी, कोई डीकेटी का भी वीडियो आप देख सकते हैं. किसी तरह के भी वीडियोस आप देखें, आपको बेसिकली एग्जाम का एक फील लेने की आवश्यकता है कि क्या पूछा जाता है इस एग्जाम में, क्या इसकी डिमांड है. क्योंकि जो सिलेबस है उसको तो आपको ऑब्वियसली पढ़ना है, सिलेबस तो सब टॉपर्स आपको बोलेंगे पढ़ना है, बट जब तक आप एग्जाम का स्केल नहीं समझेंगे, एग्जाम का डिमांड नहीं समझेंगे, तब तक इस एग्जाम को क्लियर करना बहुत मुश्किल है. और मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई कि जब मैं पहली बार अपना एग्जाम मतलब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने 10 दिन इस तरह के वीडियोस देखे, सब बोलते थे न्यूज़पेपर पढ़ो न्यूज़पेपर पढ़ो. मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने भी स्टार्ट किए, और विद इन अ मंथ मैंने रोज नोट्स बनाए 2-2 घंटे 2.5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ के. और फाइनली मुझे रियलाइज हो कि मेरे नोट्स इतने बड़े हो गए हैं कि मैं इनको कभी रिवाइज नहीं कर सकता हूँ. तो उस पॉइंट पे 1.5-2 महीने का टाइम 3-3 घंटे रोज देने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि न्यूज़पेपर सिर्फ पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. नोट्स नहीं मतलब अगर आप कुछ बना रहे हैं तो छोटा मोटा आप उससे नोट कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं. न्यूज़पेपर का नोट बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर आर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दैट आर डूइंग मच बेटर वर्क एट इट, जिनके पास पूरी टीम्स हैं, पूरी पैसे हैं, सब वो आप ही के लिए न्यूज़पेपर के नोट्स बना रहे हैं, तो आपको वो डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज व्हाट आई लर्न. इस तरह की गलतियां आपसे भी होंगी, सबसे होंगी, पर अगर आप ये फील ले लेंगे तो इस तरह की गलतियां होने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं. तो पहले 15-20 दिन आप ये करिए. उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोचिंग में एनरोल करने की जरूरत है तो आप कर सकते हैं. अगर आपको लगता है आप उसके बिना कर सकते हैं देन वेल एंड गुड. मैं ये कोचिंग को लेकर भी लोग बहुत सवाल करते हैं. मैंने किसी ऑफलाइन कोचिंग में प्रॉपरली फाउंडेशन कोर्स लिया हो ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने उन सब्जेक्ट्स के लिए ऑनलाइन टीचर से पढ़ाई की जिन पे मुझे लगा कि टीचर से पढ़कर टाइम कम हो सकता है, क्योंकि कोचिंग आपको कुछ नया नहीं पढ़ा देंगी. और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट से भी अब बात कर चुका हूं जो अब मेरे फ्रेंड्स हैं, किसी के पास भी ऐसा कोई वन मैजिक रिसोर्स नहीं है कि ये रिसोर्स होगा तो आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे. रिसोर्सेज सबके पास सेम है, फर्क है डायरेक्शन का. तो अगर किसी कोचिंग से, किसी मेंटोर से आपको लगता है आपको डायरेक्शन मिल सकती है, देन यू कैन फॉलो देम. डायरेक्शंस भी समथिंग विच विल सेव योर टाइम. कि आप कोई गलती कर रहे हैं, कोई रिसोर्स ढूंढ रहे हैं, अपना समय बर्बाद करें, तो वो डायरेक्शन आपको उससे रोक सकती है.
कोचिंग्स कई बार वो आपके लिए क्यूरेट कर देती हैं जो आपको खुद से समझने में समय ज़्यादा लगेगा। उसके अलावा रिसोर्सेज के मामले में, चीज़ों को समझाने के मामले में कोचिंग्स की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ विथ व्हाट आई बिलीव फॉर कोचिंग्स। एक और चीज़ जो मैं बोलूँगा जो थर्ड अटेम्प्ट में मेरे लिए बदला, वो थी मेरी आंसर राइटिंग। देखिए, आंसर राइटिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस बिल्डिंग है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जहाँ पर आप चीज़ें पहले जो करते थे उससे बेटर करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं और आप ये खुद के साथ ट्राई करें, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं जो मुझे ये बोलते हैं कि एक बार हम सिलेबस कंप्लीट कर लें उसके बाद हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। इस अप्रोच में कुछ गलत नहीं है, बट फर्क बस इतना होता है कि यूपीएससी का सिलेबस कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाता है। अभी भी मेरे से कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जो मैंने अभी तक नहीं, सब्जेक्ट्स नहीं बट कुछ टॉपिक्स होंगे जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े हैं, जिनके मेरे पास अभी तक नोट्स नहीं है। तो वो परफेक्शन स्टेट तो यूपीएससी में अचीव आई डोंट थिंक मैं किसी को जानता हूं जिसने की हो। उस वजह से क्या होता है कि अगर हम आंसर राइटिंग को इतना डिले कर देते हैं तो वो कभी हो नहीं पाती। एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल। बेसिकली यूपीएससी की आंसर राइटिंग इज नॉट अबाउट रिप्लिकेटिंग कंटेंट। वो इसका नहीं है कि आप क्या लिख रहे हो, उसमें इसका बहुत बड़ा महत्व है कि आप कैसे लिख रहे हो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है जो आप उस आंसर लिखने टाइम आपको याद नहीं आएगी। पूरा गेम इसका है कि आप उस इंफॉर्मेशन को याद करके लिख पाएं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये एक्सरसाइज करने को बोलूंगा और आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं और सवाल ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1970s में हुआ, वाई इज इट कि वो पंजाब में बहुत सक्सेसफुल है बट बंगाल एटसेट्रा में और सदर्न इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का इतना फर्क या यील्ड में इतना इंप्रूवमेंट हमने नहीं देखा। What are the reasons that while Punjab and northern India thrived in the green revolution, but the southern and eastern parts of India did not benefit as much? अब ये बहुत सीधा सा सवाल है। फर्क ये है कि अगर आप ये सवाल अपने किसी दोस्त से भी पूछेंगे जिसने कभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की हो, वो भी इसका कोई ना कोई जवाब बता देगा कि भाई पंजाब में लैंड ज्यादा अच्छी है, नदियां बहुत ज्यादा हैं, वहां पर इंस्टीट्यूट्स दिल्ली के पास हैं, कोई भी वो आंसर बता सकता है। बट फर्क आपकी प्रिपरेशन के बाद ये आएगा कि जो आंसर आप पहले दिन लिखिए बिना किसी इंफॉर्मेशन के, आप आज ही भले ये आंसर लिखें, जब तक आपने कभी एग्रीकल्चर इकोनॉमी कभी पढ़ी भी ना हो, आप ये आंसर लिखिए और उसके बाद आप एक महीने रोज कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, रोज कुछ ना कुछ लिखते रहिए इससे अनरिलेटेड, और एग्रीकल्चर के बारे में कुछ मत पढ़िए। और एक महीने बाद जब आप ये सेम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि विदाउट एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके आंसर में जमीन आसमान का फर्क है। और ये केवल इसलिए है क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन तो बेटर होगी, बट सबसे इंपॉर्टेंटली आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। आप ये सोचने लगेंगे कि अगर मुझे पंजाब के रीजंस बताने हैं या बंगाल में अनसक्सेसफुल ग्रीन रेवोल्यूशन के रीजंस बताने हैं, तो आप सोचने लगेंगे कि अच्छा इसका रेलवे से भी कोई कनेक्शन हो सकता है, अच्छा इसका क्लाइमेट से भी कोई कनेक्शन हो सकता है, इसका साइंस की अवेलेबिलिटी से कनेक्शन हो सकता है, वहां के फार्मर्स की क्या माइंडसेट है इसके साथ कनेक्शन हो सकता है। आप ये सोच सकते हैं कि पंजाब के फार्मर्स ने क्यों अडॉप्ट किया होगा, उनकी पर कैपिटा इनकम में क्या फर्क था कि वो नए सीड्स ले सकते थे या नहीं ले सकते थे। इस तरह के फैक्टर्स सवाल आप सोचने लगेंगे और आप लिखने लगेंगे। तो ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये आंसर राइटिंग की नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोसेस है जो केवल आंसर राइटिंग से ही आ सकती है। नोबडी कैन टीच यू टू थिंक, ओनली यू कैन लर्न हाउ टू थिंक बाय थिंकिंग अगेन एंड अगेन। तो इसलिए मैं मानता हूं कि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में फर्क ये था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर राइटिंग तो करता था, थर्ड अटेम्प्ट तक आते आते मेरी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ गई, एनालिटिकल कैपेसिटी बढ़ गई, और इस वजह से मुझे लगता है कि मैंने कुछ आंसर्स कुछ क्वेश्चंस के ठीक लिख दिए होंगे जबकि मुझे उनके बारे में ज्यादा पता नहीं होगा, सिंपली बिकॉज आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो ये मेरे सजेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग। लास्टली करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं तो हमेशा ये मानता था कि करंट अफेयर्स की इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं एग्जामिनेशन में। करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस होती है स्टैटिक क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करने में। जैसे कि अगर इस साल इंडिया में ब्रिक्स समिट है तो इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रिक्स के बारे में सब कुछ पढ़ लें। क्वेश्चन इसके आने की संभावना कम है कि ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज ने भारत में भाग लिया, या फिर ब्रिक्स में इस थीम पर क्या इंडिया में डिस्कशन हुआ। क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि ब्रिक्स कब व्हेन वाज ब्रिक्स फाउंडेड, ब्रिक्स का जेनेसिस कहां पे हुआ, ब्रिक्स के हेडक्वार्टर्स कहां पर है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो अगर ये सवाल आता है तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, ये स्टैटिक का ही क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स के बेस्ड पे पूछा गया है। क्योंकि ब्रिक्स चल रहे थे इसलिए ब्रिक्स के बारे में कुछ स्टैटिक पूछ लिया। ये मैं यूजुअली मानता था, बट 2026 में मैंने जो सुना कि प्रीलिम्स काफी करंट अफेयर्स हैवी आया है, सो वी आर नॉट श्योर कि ये सजेशन मुझे आपको देना चाहिए कि नहीं। अगर मैं दोबारा प्रिपेयर कर रहा होता तो मैं इस साल करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस जरूर रखता। इसमें न्यूज़पेपर्स को जरूर मैं पढ़ता डेली, वो मैं अपने अटेंड में भी पढ़ता था। साथ साथ अगर आप कोई एक मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वुड से कि ये मिनिमम आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर 2026 का ट्रेंड कंटिन्यू होता है इन दैट इवेंट, दिस वुड श्योरली हेल्प यू। सो दैट इज अबाउट करंट अफेयर्स, दैट इज अबाउट आंसर राइटिंग, दैट इज अबाउट माई रिसोर्सेज। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बोलूंगा माइंडसेट।
देखिए एग्जाम क्लियर करने के बाद ये बोलना बहुत आसान होता है, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि द पीपल गेट सेलेक्टेड और जो लोग लास्ट में आकर सीरियसली प्रिपेयर करके रह जाते हैं उनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। थोड़ा फर्क होता होगा कंसिस्टेंसी का, मैक्सिमम फर्क होता है लक का। इट वॉज वेरी इजी दैट वन ऑफ अस कुड हैव बीन ऑन द अदर साइड एंड समबडी एल्स कुड हैव बीन ऑन दिस साइड। बहुत सारे फैक्टर्स का काम होता है। इस बीच अपने आप को साधे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मेंटल हेल्थ के लिए मैंने आपको एक चीज़ ऑलरेडी बताई कि आपने एक अटेम्प्ट्स का कैप अपने लिए रखना चाहिए कि मैं 3 से ज़्यादा फुल टाइम अटेम्प्ट्स नहीं दूंगा। आप और अटेम्प्ट्स दे सकते हैं कुछ और करते हुए, बट अगर आप फुल टाइम देंगे तो एक वॉइड में चले जाएंगे और वो आपको अफेक्ट करता है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि कुछ ना कुछ आप जरूर साथ में करिए, भले पहले अटेम्प्ट में ना करें, मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी किया था, बट कुछ ना कुछ आप साथ में इस एग्जाम के जरूर करें प्रिपरेशन के साथ। फॉर मी दैट वाज माय LLM जो मैं मास्टर्स इन लॉ कर रहा था। उसके साथ साथ मैंने ये भी जरूर किया कि नेशनल यूथ आइकन का जो मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा, आई वॉज अपॉइंटेड एज अ नेशनल यूथ आइकन ऑफ इंडिया, जिसके बाद मुझे कई अपॉर्चुनिटीज मिली। इससे कॉन्फिडेंस भी मिला, पर उससे भी ज्यादा मुझे ये समझ आया कि भाई ये एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम है और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए इस एग्जाम के अलावा कई तरीके हैं। जैसे मेरे पास लॉ की प्रोफेशनल डिग्री थी, मुझे पता था कि अगर मेरा UPSC क्लियर नहीं होता है तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू लिव माई लाइफ एज अ लॉयर बेस्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो इससे मुझे काफी सेटिस्फैक्शन होता था। मुझे पता था कि जो मेरा प्लान B है वो भी मुझे बहुत खुशी देगा। तो ये चीजें जरूर आपको हेल्प करती हैं फॉर योर मेंटल हेल्थ। एंड तीसरा, ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक पंक्तियां मेरे को याद आती हैं कि सब अपने संघर्ष की बहुत बात करते हैं, तो ये पंक्तियां मैं कई जगह सुना चुका हूं कि जिनके जीवन में संघर्ष नहीं वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो ये जरूर आप याद रखिएगा कि संघर्ष तो ये सब चलता रहेगा एंड सबके जीवन में संघर्ष होता है। यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल्स एंड जब होना होता है ये एग्जाम तो हो जाता है। मैं जितने लोगों से मिला हूं जो इस साल सेलेक्ट हुए हैं, दे ऑल अग्री कि इस साल उन्हें लगा था ये उनका लास्ट अटेम्प्ट है और इसके बाद नहीं देंगे। इस वजह से एक फ्रीडम के साथ जब आप एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं ना, कि अपना बेस्ट देते हैं, होना है तो हो जाएगा, जब आप प्रेशर थोड़ा कम कर देते हैं और स्टेक्स और अपने इंट्यूशन पर ज्यादा भरोसा करते हैं, तो ये एग्जाम क्लियर होने के चांसेस किसी तरह से बढ़ जाते हैं। अब ये मैं आपको देख कर बता रहा हूं, ऐसा क्यों है मैं नहीं जानता, बट जब होना होता है ये एग्जाम तो हो जाता है। दिस माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो हैव दैट फेथ। और एक लाइन में अगर मैं UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में बोलूं जो आपको हेल्प कर सके कि ये एग्जाम है क्या, तो आई वुड से दैट इट इज अ टेस्ट ऑफ योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज अंडर प्रेशर। प्रेशर के अंदर आप डिसीजन ले पा रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, उस क्वेश्चन को कैसे आंसर कर रहे हैं, इंटरव्यू में प्रेशर के अंदर आप क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज। ये रटने का एग्जाम नहीं है, इसको वो मत समझिएगा। सो दैट इज ऑल माई एडवाइस फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू टू DKT फॉर दिस वीडियो। इस तरह के वीडियो से मैं जब शुरू कर रहा था तो मैं पढ़ता था, मैं सुनता था और मुझे लगता था कि ये टॉपर्स कितना कुछ जानते हैं। आज मैं इधर आ गया, मुझे पता है ज्यादा जानता तो मैं भी नहीं हूँ, बट आई होप दिस हेल्प सम ऑफ यू। और अगर आपको मुझ पे रीच आउट करना है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम पे @वनज विद्यान, जो मेरा नाम है, यही मेरी ID है। आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं या कहीं कमेंट कर सकते हैं एंड आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू यू। थैंक यू।